हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रूपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के कुछ वैसे क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि अक्सर आपके एग्जाम में रिपीट करता है। इससे पहले भी हमने इस सीरीज के 24 वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। अगर आपने अब तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट वीडियो का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। तो आइए आज के सेट की हम लोग शुरुआत करते हैं। आज हम लोग 10 ही क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन इस 10 क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। देख लीजिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि पार्टनरशिप से है। पार्टनरशिप जब भी दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार को आरंभ करता है तो वह आपका पार्टनरशिप कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ बोला गया है कि किसी व्यापार में ये 10,000 रुपये 9 महीने के लिए निवेश करता है। ए का पूंजी देख लीजिए व्यापार में कितना लगा है, 10,000 रुपये ए लगाया है पूंजी, और ए पूंजी व्यापार में लगाया है 9 महीनों के लिए। आगे बोला है बी 18,000 रुपये पूंजी निवेश करता है। बी का पूंजी 18,000 व्यापार में लगा और बी कुछ समय के लिए पूंजी लगाया। यहाँ क्लियर नहीं हुआ है कि बी कितने समय तक पूंजी लगाया है। बी कुछ समय तक व्यापार में पूंजी लगाया। आगे ए तथा बी का लाभ समान है, दोनों का लाभ आपका इक्वल दे रखा है। तब पूछा है कि बी ने कितने समय के लिए व्यापार में पूंजी निवेश किया। गौर से समझिएगा इस बात को, जब भी पार्टनर का संख्या 2 होता है ना, जब भी पार्टनर का संख्या 2 होता है तो हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं और वह फॉर्मूला है आपका CA गुने TA, ठीक है, बट्टा CB गुने TB बराबर PA बट्टा PB बराबर आपका क्या हो जाएगा, PA बट्टा PB। अब अच्छी तरह से इस फॉर्मूला को आप समझ लीजिए। इसमें देख लीजिए बाकी तो A और B है। C का मतलब होता है आपका कैपिटल यानी कि पूंजी, और T का मतलब होता है टाइम यानी कि समय, और P का मतलब होता है प्रॉफिट यानी कि लाभ। अब जहां भी A लगा हुआ है उसका मतलब A का हो जाएगा, और जहां B लगा हुआ है उसका मतलब B का हो जाएगा। जैसे CA यानी कैपिटल ऑफ A मतलब कि A की पूंजी, गुना TA टाइम ऑफ A यानी कि A का समय, A की पूंजी गुने A का समय बट्टा B की पूंजी गुने B का समय बराबर A का लाभ बट्टा B का लाभ। ठीक है, तो पूंजी गुने समय से वैसे भी क्या होता है, लाभ। A की पूंजी गुने A का समय बराबर A का लाभ, B की पूंजी गुने B का समय बराबर B का लाभ। अब जब भी पार्टनर का संख्या 2 होगा तो हम लोग इसी मेथड का यूज करेंगे, यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। अच्छी तरह से इस फॉर्मूला को आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी आप रख सकते हैं। CA गुने TA बट्टा CB गुने TB बराबर PA बट्टा PB। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसको पुट करिए। ए की पूंजी व्यापार में कितना लगा है, 10,000, तो कैपिटल ऑफ ए के स्थान पर हम रखेंगे 10,000। ए का पूंजी व्यापार में 10,000 लगा। टाइम ऑफ ए कितने महीने के लिए, 9 महीनों के लिए, तो ए की पूंजी गुने ए का समय बट्टा बी का पूंजी व्यापार में कितना लगा है, 18,000, तो कैपिटल ऑफ बी के जगह हम लिखेंगे 18,000 गुने बी का समय कितना है, तो बी पूंजी को कुछ समय के लिए निवेश किया है, तो कुछ समय से पता नहीं चला तो हम 1 महीना ले लिए। ए की पूंजी गुने ए का समय बट्टा बी की पूंजी गुने बी का समय बराबर ए का लाभ बट्टा बी का लाभ। तो देखिए लाभ क्या है, ए तथा बी का लाभ समान है, तो जब लाभ समान है तो ए का लाभ 1 लेंगे, बी का लाभ भी क्या लेंगे, हम 1 लेंगे। अब बोलिएगा कि सर लाभ समान बोला है, एक थोड़े बोला है, तो आप कुछ भी ले लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे भी x ले लिए और यहाँ भी x ले लिए, तो x से x कट जाता, फिर कितना आ जाता, 1/1 ही आ जाता। तो चूंकि अनुपात के फॉर्म में है और लाभ समान है तो ऊपर नीचे दोनों स्थान पर हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। आप कुछ भी लोगे ना तो वह कटेगा। मान लीजिए हम 50 ले लेते तो 50/50 कट जाता, 1/1 ही आ जाता। तो लाभ समान बोला है, इसका मतलब लाभ 1 बट्टा कितना हो जाएगा, 1। अब सोल्व करके आप x का वैल्यू निकाल लीजिए। चूंकि आपने क्या माना है कि b का पूंजी व्यापार में कितने दिनों तक निवेश की, बी ने अपना पूंजी व्यापार में कितने दिनों तक लगाया, आपने क्या माना उसको, 1 महीने तक, तो जो x का वैल्यू आएगा वही आंसर हो जाएगा। सोल्व करिए, 000 से 000 कैंसिल, 9 से काटेंगे 9 दूना 18 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, x का वैल्यू 5 एकम 5 हो जाएगा, तो x का वैल्यू आपका 5 हो गया। x माने थे कि b का पूंजी व्यापार में कितने दिनों तक लगा, तो b का पूंजी इस व्यापार में कुल मिला के 5 महीने तक लगा, तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, 5 महीना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। बोला है एक व्यापारी उसके सामान पर क्रय से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और फिर 8% का छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए इस चीज़ को हम लोग प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझते हैं। एक व्यापारी क्या किया है कि अपने सामान की कीमत को क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित किया है। मतलब जितना में भी खरीद के लाया, तो हम मान लेते हैं कि वह वस्तु को 100 रुपये में खरीद के लाया। वह वस्तु को खरीद के लाया कितना में, 100 रुपये में।
अब वह क्या किया ना कि इसका कीमत 25% अधिक अंकित कर दिया। 25% अधिक अंकित किया मतलब कि कीमत कितना कर दिया होगा इसका, 125 कर दिया होगा। आराम से प्रैक्टिकली समझिएगा। क्रयमूल्य से 25% मूल्य अंकित करता है, तो क्रयमूल्य हम 100 रुपये मान लिए, तो 25% अधिक कीमत अंकित करता है मतलब 100 रुपये के वस्तु का कीमत वह 125 रुपया कर देता होगा। 100 रुपया हटा करके वहाँ कितना प्रिंट कर देता है, 125। खरीदा है 100 में, प्रिंट कर दिया 125। अब आगे, और इस पर 8% का छूट दे देता है। अब इस कीमत पर क्या किया ना कि 8% का डिस्काउंट कर दिया। एमआरपी इतना जरूर बना लिया, उसके ऊपर एमआरपी यानी कि कीमत अंकित जरूर कर लिया है 125, लेकिन इस पर से वह 8% छूट पे बेचता है। तो 8% छूट का मतलब क्या हुआ कि वस्तु का जो भी एमआरपी है उसके 92% में वस्तु को बेच लेता होगा। वस्तु का जो भी एमआरपी है उसके कितना परसेंट में, 92% में। चूंकि 8% ही डिस्काउंट किया ना, तो शेष 92% तो कीमत लेगा। अगर कोई दुकानदार अपने वस्तु के कीमत में 5% डिस्काउंट करता है, इसका मतलब 5% कीमत छोड़ दिया, तो वस्तु का जो भी कीमत होगा उसका 95% तो आपसे लेगा। तो वही चीज़ है, 8% इस पे डिस्काउंट करता है मतलब इसके 92% में वस्तु को बेचता होगा। अब सोल्व करके देख लीजिए कि कितना में वस्तु को बेचेगा। 25 से काटिए, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 4 से काटिएगा तो 23 चौके 92, 23 गुने 5 यानी कि 115 रुपये में अपने वस्तु को वह बेचता है। कितना में बेचता है, 115 रुपये में। किया क्या क्या, वस्तु का क्रय मूल्य जितना भी था तो हम मान लिए 100 रुपये, वह 25% बढ़ा के अंकित किया मतलब 125 रुपये एमआरपी बना लिया। फिर उस पर 8% डिस्काउंट किया, 8% डिस्काउंट के बाद कीमत कितना रह गया, 115। तो 100 रुपया का वस्तु था, उसको अल्टीमेटली वह बेच रहा है 115 में। 100 रुपया के सामान को कीमत बढ़ाया, फिर डिस्काउंट किया, तो बेचा कितना में, 115। तो 100 के सामान को 115 में बेचेगा तो क्या हो जाएगा, 15% का लाभ। 100 से जितना ज़्यादा में बेचेगा उतना लाभ, जितना कम में बेचेगा उतना हानि। यानी इस दुकानदार को 15% का क्या होगा, इस दुकानदार को 15% का लाभ हो जाएगा। दूसरा मेथड देख लीजिए क्या है। दूसरा मेथड है हमारा AB फॉर्मूला। जब भी किसी वस्तु का पहले कीमत बढ़ा दे और उसके बाद उस पर डिस्काउंट करे, कीमत बढ़ा दे और फिर क्या करे, उसके ऊपर डिस्काउंट करे, तो हम लोग AB फॉर्मूला यूज करेंगे। और वह फॉर्मूला, AB फॉर्मूला का स्टैंडर्ड फॉर्म देख लीजिए क्या होता है। फॉर्म होता है A + B जोड़ AB बट्टा 100, A + B जोड़ AB बट्टा 100। इस फॉर्मूला का उपयोग हम लोग जब भी दो कंटिन्यू घटना का परिणाम होता है उन सभी जगहों पे यूज करते हैं। इससे डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता है। दो कंटिन्यू घटना का मतलब किसी वस्तु का कीमत पहले बढ़ा दिए फिर बढ़ा दिए, या 2 बार घटा दिए परसेंटेज के फॉर्म में, या 1 बार बढ़ाए 1 बार घटाए, है ना, या पहला बार घटाए बाद में बढ़ाए। यानी परसेंटेज के फॉर्म में अगर दो कंटिन्यू घटना का परिणाम होता है तो वहाँ पे हम लोग AB फॉर्मूला यूज करते हैं। इसमें क्या है ना कि यह तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, यहाँ हम लोग प्लस से नोट किए हैं, लेकिन वृद्धि होगा तभी प्लस यूज करना है और कमी होगा तो माइनस। और यह जो बीच वाला चिन्ह है इसको गौर से देखिए, यह जो चिन्ह है बीच वाला वह इस दोनों के चिन्ह का गुणनफल होना चाहिए, ताकि देखिए AB का यह चिन्ह है तो बीच वाला चिन्ह A और B दोनों के चिन्ह का गुणनफल, दोनों अगर प्लस में तो प्लस में, दोनों अगर माइनस में फिर भी या प्लस में, चूंकि माइनस गुने माइनस प्लस होता है, दोनों में से कोई एक माइनस में होगा तो बीच वाला आपका माइनस में हो जाएगा। अब लगाइए AB फॉर्मूला। क्रयमूल्य से पहले क्या किया है, 25% अधिक कीमत अंकित किया है तो A का मान +25 हो जाएगा। आगे फिर 8% का छूट दिया यानी कि 8% की कमी किया तो B का मान -8 हो जाएगा। अब एक प्लस में एक माइनस में तो बीच वाला चिन्ह क्या होगा, माइनस। यह दोनों अगर माइनस में होता तो यह प्लस हो जाता, दोनों प्लस में होता फिर भी प्लस हो जाता। यहाँ माइनस कब रहेगा, जब दोनों में से A और B के वैल्यू में से कोई एक माइनस में हो। -AB तो A के जगह 25, B के जगह कितना 8, A और B का तो वैल्यू क्लियर ही है, बट्टा में 100 है तो 100 रहेगा। अब आप इसको सोल्व करिए, काटिएगा तो 25 चौके 100 और 4 से काटिएगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 25 है और इधर देखिए -8 -2 कितना हो जाएगा, -10। 25 में से 10 माइनस करिए 15, 15 यहाँ प्लस में आया। यहाँ वाले वैल्यू को यह भी देखना होता है कि प्लस में आया है कि माइनस में। अगर प्लस में आएगा मतलब लाभ होगा, माइनस में आएगा तो हानि। प्लस में आया है इसका मतलब लाभ कितने परसेंट का, 15% का। यानी कि क्रयमूल्य से वस्तु के कीमत को पहले 25% बढ़ा देंगे, फिर 8% का डिस्काउंट करेंगे। उसके बावजूद भी उस दुकानदार को, उस व्यापारी को जो इस प्रक्रिया को फॉलो करेगा उसको 15% का प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि लाभ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नल और टंकी से है। बोला है अलग अलग समय पर दो पाइप किसी टंकी को भरने में क्रमशः 5 घंटा और 8 घंटा
देख लीजिए, पहला पाइप कितना समय में भरेगा, पहला पाइप भरेगा 5 घंटे में, ठीक है, आवर लिख दिए, एच फॉर आवर, 5 घंटे में। और दूसरा पाइप इसको भरेगा कितने समय में, 8 घंटे में, ठीक है। चलिए तीसरा डाटा देख लीजिए क्या है, जबकि तीसरा पाइप 3.2 घंटे में खाली। अच्छा, तीसरा जो है वो आपका निकास नल है, तीसरा क्या है, निकास नल है, इसको माइनस से डिनोट कर लीजिए, ठीक है, नहीं तो खाली करने वाले से भी आप भरवा दोगे। तो जो खाली करने वाला है उसको माइनस से, तो तीसरा खाली करने वाला है जो 3.2 घंटे में, जब भी पॉइंट के रूप में रहे तो उसको भिन्न में बदलिए। तो 3.2 है ना, पॉइंट हटाइएगा तो बट्टा में क्या लिखिएगा, 10 लिखिएगा, 2 से काटिए, यहाँ पे 16 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो टाइम एंड वर्क में जब भी डाटा पॉइंट में दे तो सबसे पहले उसको भिन्न में बदलिए। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, 16/5, मतलब कि 16/5 घंटे में ना यह पूरी टंकी को खाली कर लेगा। ओके, जो डाटा आपका पॉइंट में था उसको हम लोग भिन्न में बदल लिए। टाइम एंड वर्क में भी इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा, अगर डे पॉइंट में दिया जाए तो उसको हम लोग भिन्न के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। पॉइंट से भिन्न में जाना कोई मुश्किल काम नहीं है। 1 अंक के बाद दशमलव है उसको हटाएंगे तो बट्टा में 10 होगा, 2 अंक के बाद दशमलव है उसको हटाएंगे तो बट्टा में 100 होगा। तो पहला पाइप पूरी टंकी को 5 घंटे में भरेगा, दूसरा पूरी टंकी को, खाली टंकी को 8 घंटे में, और तीसरा भरी हुई टंकी को, इसको खाली करने में 16/5 घंटा लगता है। मतलब टंकी पूरा भर जाए और इस नल को खोलिएगा ना तो पूरी टंकी को 16/5 घंटे में खाली कर देगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि टंकी के क्षमता को निकालते हैं। तो टंकी के क्षमता को निकालने का तरीका यह है कि आप इन सब का एलसीएम लीजिए। तो 5, 8 और 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। 5, 8 और 16 का एलसीएम कितना, 80। एलसीएम हमेशा ऊपर वाले का लीजिएगा। अगर डाटा भिन्न के रूप में भी है तो एलसीएम अंश का लेना है, हर का एलसीएम नहीं लेना है। तो 5, 8 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 80। तरीका यह कहता है कि दोनों में से जिसका भी एलसीएम लेना है उसमें से बड़ा वाला को पकड़िए और उसका पहाड़ा तब तक पढ़िए जब तक छोटा वाला सब नहीं काटे। तो 16 कोई काटेगा ही नहीं काटेगा, 16 दूना 32, ये काटेगा ही नहीं काटेगा, 48 यह काटेगा यह नहीं काटेगा, 16 चौके 64 फिर भी यह नहीं काटा, 16 पंचे 80, 80 को ही तो काटेगा ही, साथ में यह भी काटेगा। तो टंकी का क्षमता 80 हम ले लिए। आप अपने इच्छानुसार टंकी का क्षमता कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ भी लीजिएगा तो फिर जो डाटा मिलेगा यहाँ से वो आपका फ्रैक्शन बन जाएगा, भिन्न के रूप में बन जाएगा। तो यही कारण है कि टंकी का क्षमता हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं। अब आगे टंकी के क्षमता में इसके समय से भाग करिएगा तो यह 1 घंटा में कितना भरेगा निकलेगा। चूँकि देख लीजिए यह 5 घंटा में पूरी टंकी को भर देता है और टंकी का क्षमता हम 80 ले लिए। तो 5 घंटा में 80 लीटर, तो 1 घंटा में 80/5 कितना हो जाएगा, 16। 8 घंटा में 80 लीटर, तो 1 घंटा में 80/8 कितना हो जाएगा, 10 लीटर। 16/5 घंटा में 80, तो 1 घंटा में 80/16/5। अब इसको समझ लीजिए, 80 में कितना से भाग करिएगा, 16/5 से। तो 16 पंचे 80, बट्टा वाला 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो पंचे 25। तो 16/5 है ना, तो 16/5 से 80 में भाग करेंगे, 16 पंचे 80, बट्टा वाला 5 भी ऊपर जाएगा तो पंचे 25। इस चीज़ को भी आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। ओके, 80 में जब हम 16/5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। अब क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है। ओके, बस कॉन्सेप्ट हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब पहला अगर चलेगा तो 1 घंटा में भरेगा 16, दूसरा चलेगा तो 1 घंटा में भरेगा 10 लीटर, और तीसरा जब भी चलेगा तो 1 घंटा में खाली करेगा 25 लीटर। चूंकि यह तो आपका एक निकास नल है ना, तीसरा पाइप इतना घंटे में खाली करता है तो यह खाली करने वाला है। अगर 1 घंटा चलाएंगे तो यह 25 लीटर 1 घंटा में खाली कर देगा। क्वेश्चन देखिए क्या बोला है कि पूरी तरह से खाली टंकी में तीनों पाइप को एक साथ खोला जाए तो टंकी भरने में क्या समय लगेगा। पूरी तरह से खाली टंकी है, टंकी पूरा तरह से क्या है, खाली है, तीनों को एक साथ खोलेंगे तो देखिए हमें कितना भरना है, टंकी को पूरा भरना है, मतलब कि 80 लीटर पानी भरना है। चलिए भरना कितना है, 80 लीटर। तो टंकी का क्षमता हम ऊपर लिख दिए। अब इतना भरना किससे है, तीनों से। तो तीनों को खोलेंगे तो 1 घंटा में कितना भरेगा, देखिए यह चलेगा तो 16 भरेगा, यह चलेगा तो 10 भरेगा, 26 भरेगा, उसमें से 25 खाली। चूंकि यह तो खाली करने वाला है तो यह दोनों मिलके 1 घंटा में भरेगा 26 लीटर, इसमें से 25 लीटर खाली। तो 26 भरेगा 25 खाली, यानी प्रति घंटा मात्र 1 लीटर ही तीनों मिलके भरेगा। तो 80 लीटर भरने में 80/1 घंटा का समय लगेगा। घंटा के रूप में है तो घंटा के रूप में ही आंसर आएगा। तो 80/1 घंटा का समय लगेगा, तब जाकर के तीनों मिलकर पूरी टंकी को भर देगा। चूंकि 16 10 26 लीटर प्रति घंटा भरेगा, जिसमें से 25 लीटर खाली। 26 भरेगा 25 खाली, यानी प्रत्येक घंटा में मात्र 1 लीटर भरेगा। तो 80 लीटर भरने में 80/1 घंटा। अच्छा, आंसर तो है नहीं इस फॉर्म में,
तो हम आंसर कैसे निकालेंगे, तो 80/1 घंटा समय लगेगा। तो 80 घंटा का मतलब इसको दिन में कन्वर्ट करिए, 3 दिन 8 घंटा हो जाएगा। 24 का भाग कितना बार बजाएगा 80 में, 24 तिया 72, 3 बार, यानी 3 दिन और 8 घंटा हमारा आंसर हो जाएगा। 80 घंटा को हम दिन में बदलेंगे तो एक दिन में 24 घंटा, तो 24 तिया 72 यानी 3 दिन और 8 घंटा हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। एक व्यक्ति एक यात्रा में पहले 200 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, पहले 200 किलोमीटर की दूरी इस चाल से तय किया, अगले 200 किलोमीटर की दूरी इस चाल से तय किया। हमें बताना है कि 400 किलोमीटर के यात्रा में उसका औसत चाल क्या होगा। तो एक चीज आप ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला यह क्वेश्चन है। जब भी दो समान दूरी को दो अलग अलग चाल से तय किया जाए, डिस्टेंस सेम हो, है ना, दूरी समान हो और दो अलग अलग चाल से अगर इसे तय किया जाए तो पूरे यात्रा के दौरान औसत चाल बराबर होता है 2ab/a+b। 2ab/a+b औसत चाल निकालने का यह जो फॉर्मूला है, इसको तब यूज में लाते हैं हम लोग जब दो समान दूरी को दो अलग अलग चाल से, क्वेश्चन में अगर स्पष्ट है कि दूरी समान है सिर्फ चाल अलग अलग है, तो उस पूरे यात्रा को तय करने में औसत चाल हम लोग इसी फॉर्मूला से निकालेंगे, जहां ए के स्थान पर पहला चाल, बी के स्थान पर दूसरा चाल होगा। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे क्या होना चाहिए, समान दूरी होना चाहिए, जो कि ज्यादातर क्वेश्चन में ऐसे ही रहता है, समान दूरी चाल अलग अलग, तो औसत चाल का यही फॉर्मूला। अब सोल्व करिए, 2 गुने ए के जगह पहला 200 किलोमीटर का दूरी किस चाल से तय किया है 50, दूसरा 200 किलोमीटर का दूरी किस चाल से तय किया है 70, तो ए का वैल्यू 50, बी का वैल्यू 70 बट्टा a+b, तो 50 और 70 कितना 120। बस क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। 2ab/a+b, ए के जगह पहला चाल, बी के जगह दूसरा चाल, दूरी को मत लिखिए, बस दूरी से समझिए कि समान दूरी है। देख लीजिए, इस चाल से कितना दूरी तय किया 200, इस चाल से कितना दूरी तय किया 200, यानी कि दो समान दूरी को, बस चाल अलग अलग है, तो पूरे यात्रा तो 200 और 200 मतलब कि 400, पूरे यात्रा का औसत चाल तो इस फॉर्मूला से हम लोग करेंगे। इस क्वेश्चन में 200, 200 और 400 इसलिए लिखा गया है जिससे यह हमें पता चल रहा है कि दो समान दूरी को, पहला बार भी 200, दूसरा बार भी 200, तो समान दूरी को दो अलग अलग चाल से तय किया, तो पूरे यात्रा, अब 200 200 मिला के 400, पूरे यात्रा के दौरान औसत चाल, तब यह फॉर्मूला यूज करेंगे। सोल्व करिए, जब आप इसको सोल्व करिएगा तो 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटिएगा तो 2 छक्के 12 हो जाएगा, 2 से काटिएगा तो यहाँ 3 होगा, और 2 से 0 से 0 कैंसिल, और 2 छक्के 12, यहाँ पे 6 आ गया ना, फिर 2 से काटिएगा तो 3 होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। ओके, 25 सते आपका यहाँ पे हो जाएगा, 25 सते हो जाएगा 175, 175 में आप 3 से भाग करिए, 3 से भाग करिएगा तो 3 पंचे 15, 2 बचेगा 25, 3 अठे 24, 1 बचेगा, 3 तिया 9, यानी कि 58.3 किलोमीटर प्रति घंटा यह आपका औसत चाल हो जाएगा। समान दूरी दो अलग अलग चाल से तय किया जाए तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल 2xy/x+y, 3 समान दूरी को 3 अलग अलग चाल से तय किया जाए तो पूरे यात्रा के दौरान औसत चाल बराबर होगा 3abc/ab+bc+ca। 3 समान दूरी को 3 अलग अलग चाल से तय किया जाए तो पूरे यात्रा के दौरान औसत चाल यही होगा। और जनरल फॉर्मूला एक है आपका औसत चाल का, अगर दूरी समान नहीं रहे उस केस में औसत चाल निकालने का जो जनरल फॉर्मूला है वह है आपका टोटल डिस्टेंस, यानी कुल दूरी, कुल जो भी दूरी है उसको एक जगह लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस बट्टा टोटल टाइम। इस फॉर्मूला का उपयोग कब करना है, इस फॉर्मूला का उपयोग आपको तब करना है जब आपका दूरी भी अलग अलग हो और चाल भी अलग अलग हो। कहने का मतलब है कि जब सेम डिस्टेंस ना हो तब हम लोग इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, कुल दूरी बट्टा कुल समय। लेकिन अगर डिस्टेंस सेम होगा, चाल अलग अलग होगा, तब तो हम लोग इसी फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, 2 रेलगाड़ियां समानांतर लाइन में एक ही दिशा की ओर क्रमशः 50 और 30 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलती है। 2 रेलगाड़ी है जो कि एक ही दिशा में चल रही है 50 और 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। तीव्र गाड़ी मंद गाड़ी की एक आदमी को 18 सेकंड में पार करती है। मतलब जो तेज चलने वाली गाड़ी है ना, वह धीमी गति वाली गाड़ी को 18, धीमी गति वाली गाड़ी में बैठे एक यात्री को, आदमी को 18 सेकंड में पार करती है, तो तेज गाड़ी की लंबाई क्या होगी। गौर से समझिएगा, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, हम लोग फॉर्मूला यहाँ यूज करते हैं क्रॉसिंग टाइम। क्रॉसिंग टाइम यानी पार करने में लगा समय। जब भी पार करने वाला क्वेश्चन हो तो यही फॉर्मूला क्रॉसिंग टाइम।
क्रॉसिंग टाइम बराबर होता है रिलेटिव डिस्टेंस, यानी इसको हम लोग बोलते हैं सापेक्ष दूरी, रिलेटिव डिस्टेंस बट्टा रिलेटिव वेलोसिटी, सापेक्ष दूरी बट्टा सापेक्ष चाल। यही फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं जब भी हम लोगों से पूछा जाए पार करने में लगा समय। अब यहाँ पे देख लीजिए, इस फॉर्मूला का उपयोग आपको तब करना है जब दो वस्तु हो और दोनों गतिशील हो, दो सिस्टम हो और दोनों गतिशील हो, तभी हम लोग इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। इसमें क्रॉसिंग टाइम यानी कि पार करने में लगा समय बराबर रिलेटिव डिस्टेंस। रिलेटिव डिस्टेंस कहने का मतलब है कि जो दो सिस्टम एक दूसरे को पार करेगा उसके लंबाई का योग, यानी अगर कोई दो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार कर रहा है तो दोनों रेलगाड़ी के लंबाई का योग, यही कहलाता है रिलेटिव डिस्टेंस। क्या पढ़ेंगे इसको? रिलेटिव डिस्टेंस। क्या लिखना है यहाँ पे? जो दो रेलगाड़ी, जो दो सिस्टम एक दूसरे को पार करेगा उसके लंबाई का योग हमेशा ऊपर लिखना है। और बट्टा में रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब दोनों के चाल के बदले में एक चाल लिखना है, तो दोनों के चाल को या तो जोड़ के लिखना है या फिर घटा के लिखना है। जोड़ते तब है जब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में होता है, और घटाते तब है जब दोनों एक ही दिशा में होता है। अब आइए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो पार करने में कितना समय लगा है? 18 सेकेंड। तो क्रॉसिंग टाइम हो गया 18 बराबर, बोला है कि तीव्र गाड़ी मंद गाड़ी के एक आदमी को, तो तीव्र गाड़ी का हम लंबाई मान लेते हैं x, और मंद गाड़ी के आदमी को पार किया है तो आदमी का लंबाई हमेशा 0 चलता है। आदमी है, पोल, पॉइंट, मैंट्री, इन सब चीज़ों का लंबाई हम लोग कितना मान के चलते हैं? 0, चूंकि इनका लंबाई कुछ होता ही नहीं है तो 0 लेके चले हम लोग। तीव्र गति यानी तीव्र गाड़ी जो है वह मंद गाड़ी के आदमी को, मंद गाड़ी को पार नहीं किया है, मंद गाड़ी के एक आदमी को, तो आदमी का लंबाई कितना? 0। तो रिलेटिव डिस्टेंस के स्थान पर क्या लिखना है? जो दो सिस्टम एक दूसरे को पार करेगा, तो एक रेलगाड़ी है और एक आदमी है, तो रिलेटिव डिस्टेंस यही हो जाएगा बट्टा रिलेटिव वेलोसिटी। तो दोनों देख लीजिए एक ही दिशा में है ना, तो घटा लीजिए 50 माइनस 30 कितना? 20, और यहाँ जो 20 आया है वह आपका किलोमीटर पर आवर में है, इसलिए इसमें 5/18 से गुना कर लीजिए। ध्यान रहे इतना आपको करना पड़ेगा। यहाँ जो चाल है वो आपका किलोमीटर पर आवर में है, इसमें 5/18 से गुना करेंगे तो यह मीटर पर सेकेंड में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि यह जो समय दे रखा है वह भी सेकेंड के रूप में, तो यहाँ जो चाल आपका किलोमीटर पर आवर में है उसको भी आप सेकेंड के रूप में कन्वर्ट करिएगा। अब सोल्व करिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए। यहाँ पे 18 है तो 18 रहेगा, गुना यहाँ जो भी है उसको क्रॉस में गुना करेंगे तो यहाँ पे गुना में आ जाएगा। तो गुना में कौन कौन आएगा? 20 गुने 5/18, यह सब तो गुना में आ जाएगा ना, यह पूरा यहाँ पे गुना में आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? x प्लस 0 यानी कि x। सोल्व करिए, 18 से 18 कैंसिल, 20 गुने 5 यानी कि 100 बराबर x हो गया। मतलब कि तेज गति वाली गाड़ी की जो लंबाई होगी वही 100 मीटर आपका हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। बोला है एक धातु का गोला जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, एक गोला है जिसका त्रिज्या आपका दे रखा है 5 सेंटीमीटर, इसको गला दिया गया और उसी त्रिज्या का, मतलब त्रिज्या सेम ही है, एक शंकु बनाया गया। तो पूछा है उस शंकु की ऊंचाई क्या होगी। जब भी किसी एक आकृति को गला करके पिघला करके दूसरी आकृति बनाया जाएगा, उस केस में उस दोनों ही आकृति का वॉल्यूम यानी कि आयतन बराबर हो जाता है। किसी भी एक आकृति को गला करके पिघला करके दूसरा आकृति हम बनाएं, चाहे बेलन से शंकु बनाएं या शंकु से गोला बनाएं, किसी एक आकृति को गोला से घन बनाएं, किसी एक आकृति को दूसरी आकृति में जब हम बदलेंगे पिघला करके तो आयतन दोनों का समान होगा। तो यहाँ देखिए एक गोला है जिसका त्रिज्या 5 है, तो इस गोले का आयतन क्या होगा? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। r क्यूब तो r कितना है? 5, तो 5 का क्यूब कितना? 125। सीधे लिख सकते हैं 4/3 पाई r क्यूब। जिस गोले का त्रिज्या 5 होगा उसका आयतन यही 4/3 पाई r क्यूब। अब बोला है कि उसी त्रिज्या का एक शंकु बनाया गया, तो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर। तो r कितना है? 5, उसी त्रिज्या का, तो r इसका भी 5 होगा, पाई r स्क्वायर इंटू ऊंचाई कितना? ऊंचाई तो हमें इसका निकालना ही है। यह हो गया आपका गोला का आयतन, यह हो गया शंकु का आयतन। जो गोले का त्रिज्या है उतना ही शंकु का त्रिज्या है, सिर्फ ऊंचाई अलग है, तो ऊंचाई हम h माने। तो गोला का आयतन, शंकु का आयतन, और दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। दोनों आपस में बराबर क्यों होगा? क्योंकि इसको गला करके उसको बनाया गया है। काटिए, पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 25 से अगर काटेंगे तो 25 पंचे 125, इधर 5 गुने 4 कितना हो जाएगा? 20, और इधर क्या बचा? h क्या मारे थे? शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई आपका हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। अगला क्वेश्चन ये आपका ट्रिग्नोमेट्री से है और बहुत ही ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है। इसके भी कंप्लीट कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छी तरह से सीखेंगे। पहले इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। देखिए
9 cos A प्लस 12 sin A बराबर 15। जब इस तरह से क्वेश्चन दिया जाए ना, तो जो साइन थीटा के गुना में होता है वह आपका लंब हो जाता है यानी परपेंडिकुलर। जो कॉस थीटा के गुना में होता है वो आपका बेस हो जाता है यानी कि आधार, और जो बराबर में रहता है वो आपका कर्ण हो जाता है। कैसे होता है इस चीज़ को अभी हम समझाएंगे आपको, लेकिन फिलहाल आप इसको समझिए कि जब भी इस तरह से डाटा दिया जाए तो जो साइन थीटा के गुना में होगा वह आपका लंब होगा, जो कॉस थीटा के गुना में होगा वह आधार होगा, और जो बराबर में दिया जाएगा वह आपका कर्ण होगा। अब हमें बताना है कॉट ए का मान, तो कॉट थीटा बराबर आधार बट्टा लंब, यही तो होता है ना बी बट्टा पी। आधार कितना है हमारा 9 और लंब कितना है 12, 9 बट्टा 12 काटिए 3 तिया 9 3 चौके 12, यानी कि 3 बट्टा 4 आंसर हो जाएगा, विकल्प ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर होगा हमारा विकल्प ए। मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर वैल्यू दिया जाए, उस केस में अगर किसी दूसरा त्रिकोणमितीय व्यंजक का मान पूछा जाए तो हम लोग ऐसे ही बनाएंगे, जो साइन के गुना में होगा वह लंब हो जाता है, जो कॉस के गुना में वह आधार, और जो बराबर में होगा वह कर्ण। अब कैसे होता है इसको सोल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे 9 है, ठीक है, क्या है आपका 9 गुने कॉस ए। अब यहाँ से देख लीजिए 15 इधर गुना में, इधर लाएंगे तो भाग में, तो हम लिख सकते हैं 9 बट्टा 15 कॉस ए, यही तो होगा ना, प्लस 15 को इस तरफ लाए हैं तो दोनों के बट्टा में आ जाएगा ना 12 बट्टा 15 साइन ए बराबर, इधर क्या बचेगा, इधर आपका 1 बचेगा। फिर से समझिए 15 इधर गुना में है, इधर लाएंगे तो भाग में, तो बराबर के उस तरफ से लाए हैं, दोनों के बराबर में, इसलिए दोनों के भाग में, तो 15 से इसमें भी भाग करेंगे इसमें भी, तो 9 बट्टा 15 कॉस ए प्लस 12 बट्टा 15 साइन ए। 15 को तो हम लोग इस तरफ ले आए हैं तो उधर केवल 1 बचेगा। या दूसरा मेथड कि बराबर के दोनों तरफ एक ही काम करने से मान में कोई अंतर नहीं आता है, तो यहाँ 1 बनाने के लिए 15 से भाग, तो यहाँ भी 15 से भाग, यहाँ भी 15 से भाग, यहाँ भी 15 से भाग, तो यह 9 बट्टा 15 कॉस ए, यह 12 बट्टा 15 साइन ए बराबर 15 बट्टा 15 यानी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इतना तो हम लिख सकते हैं, यह बात समझ पा रहे होंगे। अब एक फॉर्मूला आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखा जा सकता है। अरे हम साइन स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर जोड़े या कॉस स्क्वायर में साइन स्क्वायर जोड़े, बात तो एक ही है, तो इसका वैल्यू 1 होता है। अब इसका वैल्यू आपका 1 दिया गया है, इसका मतलब पता है क्या है, यह होगा आपका कॉस, यह कॉस स्क्वायर होगा पूरा मिला के, और यह साइन स्क्वायर होगा, तभी तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉस स्क्वायर कब होगा, जब हम लिखेंगे कॉस गुने कॉस, इसका मतलब यह पक्का किसका वैल्यू होगा, कॉस थीटा का वैल्यू होगा, तभी तो कॉस थीटा गुने कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यह पक्का किसका वैल्यू होगा, साइन थीटा का वैल्यू होगा। साइन थीटा का वैल्यू क्यों होगा, क्योंकि यह साइन थीटा तो साइन गुने साइन, साइन स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ए लगा हुआ है तो हम ए लगा देंगे, यह साइन ए का वैल्यू होगा, और यह किसका वैल्यू होगा, कॉस ए का, कॉस ए गुने कॉस ए का स्क्वायर, ए लगा ही देते हैं। देख लीजिए यहाँ पे हमने इसको क्या माना, हमने माना कॉस ए, और इसको क्या माना साइन ए, तो यह साइन ए का वैल्यू होगा, तो साइन ए गुना साइन ए, साइन स्क्वायर ए, कॉस ए गुना कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब देखिए यह जो वैल्यू है वह कॉस थीटा का है, और कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, तो यह आधार हो गया मतलब b हो गया, और यह कर्ण हो गया यानी कि h हो गया। साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, तो यह लंब हो गया यानी कि p हो गया, और यह कर्ण हो गया यानी h हो गया। तो देख लीजिए लंब कितना 12, आधार कितना 9, कर्ण कितना 15। वही चीज़ तो बोले थे कि जो कॉस के गुना में होगा वह क्या होगा, आधार, जो साइन के गुना में होगा वह क्या होगा, लंब, और जो बराबर में होगा वह क्या होगा, कर्ण हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ भी कर्ण कितना 15, लंब कितना 12, आधार कितना 9। बस अब हम लोग से जो भी त्रिकोणमितीय व्यंजक का वैल्यू पूछ लेगा हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लंब आधार कर्ण सभी चीज़ है। अगला देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान 1/3 दिया है, तो सेक प्लस टेन का मान पूछा है। तो सेक माइनस टेन का मान दे और सेक प्लस टेन का मान पूछे तो इसको बस उल्टा कर लीजिएगा, तो 1/3 का उल्टा क्या होगा, 3/1, 3/1 मतलब कितना होगा 3 होगा। क्यों होता है इसको भी समझ लीजिए। एक फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है, यह तो होता ही है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अलजेब्रिक फार्मूला पे तोड़िए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी तो लिखते हैं ना हम लोग, सेक थीटा प्लस टेन थीटा यही तो लिखते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिखा जा सकता है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना 1। अब सोचिए जरा, इस दोनों में से किसी का भी अगर हम वैल्यू दे दे, इसके बदले तो इतना लिख सकते हैं,
अब इस दोनों में से किसी का, मान लीजिए जैसे सेक माइनस tan थीटा का मान 1/3 दे रखा है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 1/3 लिख देते हैं, लिख सकते हैं ना इतना। सेक माइनस tan का मान 1/3, तो यहाँ 1/3 रख दीजिए। अब आप बताइए कि सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान क्या होगा। इधर आपका 1/3 गुना में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 होगा। देखिए 1/3 गुना में है ना, 3 तो बट्टा में है, इधर आके 1 में गुना हो जाएगा, तो सेक प्लस tan का मान कितना हो गया, 3 हो गया। कहने का यह मतलब है कि ऐसे क्वेश्चन में देखिए सेक प्लस tan का मान तो 1/सेक माइनस tan हो जाएगा, सेक माइनस tan का मान 1/सेक प्लस tan हो जाएगा। तो प्लस वाला का मान देकर के माइनस वाला का मान पूछेगा, फिर भी उल्टा करेंगे, और माइनस वाला का मान देकर के प्लस वाला का मान पूछेगा, फिर भी हम लोग क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। तो सेक प्लस tan का मान अगर x है तो सेक माइनस tan का मान 1/x होगा, सेक माइनस tan का मान अगर x है तो सेक प्लस tan का मान 1/x होगा। सीधे रिवर्स करना है और आंसर तक पहुँच जाना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, बोला है प्रिया एक स्थान से चलकर, बहुत ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रिया एक स्थान से चलकर वापस सवारी करके आने में 3 घंटा 30 मिनट का समय लेती है। जैसे मान लेते हैं कि प्रिया ए से लेकर के बी तक की दूरी को तय कर रही है, ए से लेकर के बी तक की दूरी को प्रिया तय करती है, लेकिन तय कैसे करती है, तो प्रिया एक स्थान से चल कर जाती है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहले पैदल चल के जाती है, ओके, और वापस सवारी करके, और वापस सवारी करके वापस आती है। दूरी वही ट्रैवल करती है, जितना दूर जाती है उतना ही दूर आती है, लेकिन जाती है पैदल, है ना, चल कर जाती है, मतलब पैदल जाती है और सवारी करके वापस आती है, तो 3 घंटा 30 मिनट। हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में कि हम मान लेते हैं कि माना कि इस दूरी को पैदल तय करने में p घंटा और सवारी से तय करने में s घंटा, चाहे तो पैदल जाए या फिर पैदल आए, इस डिस्टेंस को अगर पैदल ट्रैवल करे तो p घंटा, और इसी डिस्टेंस को अगर सवारी से ट्रैवल करे तो s घंटा का समय लगता है। क्लियर। अब बोला है कि प्रिया एक स्थान से चलकर उसी स्थान पर वापस सवारी से आने में 3 घंटा 30 मिनट, मतलब पैदल गई तो p घंटा का समय लगेगा और सवारी से वापस आई तो s घंटा का समय, जबकि कुल मिला के समय कितना लगता है इसको, 3 घंटा 30 मिनट। हम ऐसे लिख देते हैं 3 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। आगे बोला है वह दोनों रास्ते चलकर, यानी कि पैदल दोनों तरफ की दूरी 4 घंटा 10 मिनट, मतलब पैदल गई फिर पैदल आई, तो पैदल जाने में p घंटा फिर पैदल आने में p घंटा, कुल मिला के कितना घंटा लग जाएगा, 2p घंटा लग जाएगा। तो 2p घंटा का इसको समय लगेगा पैदल जाने और पैदल आने में, जबकि पैदल जाने और आने में इसको समय क्या लगता है, 4 घंटा 10 मिनट। समझ पा रहे होंगे इस बात को। चलकर जाने में और आने में, तो चलकर जाने में p घंटा फिर चलकर आने में p घंटा, 2p घंटा का समय लगेगा, जबकि इसको लगता है 4 घंटा 10 मिनट। 2p का वैल्यू 4×10, तो p का वैल्यू 2 घंटा 5 मिनट होगा, 4×10 का आधा 2 घंटा 5 मिनट। अब आप देख लो यहाँ पे p प्लस s मिला के 3 घंटा 30 है, तो p प्लस s के वैल्यू में से p के वैल्यू को माइनस कर लेंगे तो s का वैल्यू निकल जाएगा ना, हाँ सर निकल जाएगा। तो p प्लस s का वैल्यू 3 घंटा 30, तो 3 30 में से 2 5 माइनस करिए, तो 3 में से 2 माइनस करिएगा तो 1 हो जाएगा, 30 में से 5 माइनस करिएगा 25 हो जाएगा। s का वैल्यू आ गया 1 घंटा 25 मिनट। अब s का वैल्यू 1 घंटा 25 मिनट आया है, मतलब कि सवारी से इस दूरी को 1 घंटा 25 मिनट में तय किया जा सकता है, सवारी से इस दूरी को 1 घंटा 25 मिनट में। तो बोला है दोनों रास्ते को सवारी से करके आने में, दोनों रास्ते को सवारी से, मतलब सवारी से जाने में और आने में कितना समय, तो इसका 2 गुना, 1 25 का 2 गुना 2 घंटा 50 मिनट, दोनों तरफ सवारी से जाए। s का वैल्यू 1 घंटा 25 मिनट, तो 2s का वैल्यू दोनों तरफ सवारी से जाने आने में क्या समय लगेगा, तो 2 घंटा 50 मिनट आंसर हो जाएगा आपका। आगे चलिए अगला देख लीजिए, यह तो आपका पूरा फॉर्मूला ही है। फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 है, अगर ऐसा है a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 है, उस केस में क्या होता है ना कि a³ प्लस b³ प्लस c³ का जो वैल्यू होता है वह आपका 3abc के बराबर हो जाता है। 3 गुने a गुने b गुने c के बराबर हो जाता है। कब, जब a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 हो। अब इस क्वेश्चन में आप देख लीजिए, इस पूरे को a मानिए, पूरे को a मानिए, इस पूरे को b मानिए और इस पूरे को c मानिए, a b c, इसको जोड़िए। तो जब आप जोड़िएगा तो a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a प्लस में a माइनस में कट जाएगा, b माइनस में b प्लस में कट जाएगा, c माइनस में c प्लस में कट जाएगा, मतलब a b c तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाता है 0। यह a है, यह b है, यह c है, तीनों को जब हम जोड़े तो कितना आ गया 0। तो जब a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 है तो फिर a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर क्या लिख सकते हैं 3abc। तो 3 गुने a, तो a के जगह a माइनस b है, इंटू b, तो b के जगह b माइनस c है, इंटू c, तो c के जगह c माइनस a है, 3abc ऊपर में तो यही होगा।
बट्टा में देख लीजिए क्या है, 3 गुने ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, यही तो है बट्टा में। अब ऊपर नीचे देख लीजिए सेम डाटा है तो इससे यह कैंसिल हो जाएगा। कितना टाइम्स कटेगा, एक बार में ही कटेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, 3 गुने इतना लिख सकते हैं, 3 गुने सबका गुणनफल, तो 3 गुने सबका गुणनफल ऊपर भी है नीचे भी है, कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में इस सेट में इतना ही। वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए सेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।